देख रहे हैं संचार न्यूज और आज देखिए आम आदमी की आवाज सुनने के लिए हमने बुलाया सुरेंद्र मलिक जी को। आप देख रहे हैं हमारा खास शो टी विद मानसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी, पहुंचे हैं आज हमारे स्टूडियो पर। नमस्कार मैम, नमस्कार। हाँ चलिए कुछ वार्तालाप करते हैं। चलिए आज कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं कि जो हर आम आदमी के मन में है लेकिन वो सवाल नहीं उठता है, वो जवाब नहीं दे पाते हैं। चलिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ बातचीत करते हैं। देखिए खास शो है टी विद मानसी। तो सर बात करते हैं। चलिए सारा देश जो एक सिस्टम से चल रहा है उस सिस्टम पे आज बात करते हैं। क्या कहते हैं, देश का सिस्टम कैसा है? मैं अगर अपने हिसाब से बोलूँ तो सिस्टम ना अभी हमारे देश का यूं है और उसको यूं होने की ज़रूरत है। मतलब मैं उसमें ना करेक्शन नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उसमें जिसे कहते हैं ना अपने मेडिकल की भाषा में, उसे इलाज की ज़रूरत नहीं है, टैबलेट की ज़रूरत नहीं है, उसे एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। ये नारे लगाना, अपनी मांगे रखना, धरना प्रदर्शन करना, घेराव करना मंत्रियों का, हम शायद इन्हीं में अपना सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जबकि इसमें कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं आज तक। हम टेम्परेरी, हमें कोई रियायत मिल जाती है, हम किसी का धरना प्रदर्शन या घेराव करते हैं, लेकिन वो समस्या यूं की तो रहती है। मेरा जो विचार है वो ना कि किसी छोटी मोटी दवाई लेने से या इंजेक्शन लगाने से। मेरा मतलब क्या है कि बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए हमारी व्यवस्था के लिए। अभी हमारी व्यवस्था इस तरह से है, मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह से हो जाए। कैसे कह सकते हैं इन चीजों को? क्या देखा है, किस चीजों में ऑपरेशन की जरूरत है और ऑपरेशन से क्या मतलब मैम है? ऑपरेशन से क्या है कि मेजर बदलाव आना चाहिए। जैसे आजकल क्या है कि हम देखिए सारी व्यवस्था, कहने को तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन सारी व्यवस्था नेताओं के और प्रशासन के हाथ में है। और मेरा मानना है कि ये सिर्फ हमारा वहम है कि बीजेपी बहुत बड़ा बदलाव ला देती है या कांग्रेस कोई बहुत बड़ा बदलाव लाएगी या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बहुत बड़ा बदलाव लाएंगी। मेरा मानना है 19-20 का फर्क होता है। हमारे यहाँ पहले हरियाणा में देखें तो 10-15 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार है। मैं भी एक अच्छे शहरी क्षेत्र में रहता हूँ और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कांग्रेस की वो चीज़ें अच्छी थी या बीजेपी की वो चीज़ें अच्छी थी। एक आम नागरिक से देखूं तो मेरा जो जीवन स्तर है वो यूं का यूं चलता है, रत्ती भर भी फर्क नहीं आता है। मुझे यूं नहीं लगा अभी अब तो बीजेपी आ गई है, अब तो मेरे को सारी मेरी टेंशनें खत्म है। मतलब आपको तो डेवलपमेंट या फिर सिस्टम में कोई सुधार नहीं नजर नहीं, आया? सुधार से तो मैम कुछ नहीं होगा। सुधार से मैंने बताया ना, अब तो ऑपरेशन की जरूरत है, ये छोटी छोटी चीजों से कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं आम नागरिक? भाई 4 लोग इकट्ठा हुए किसी अफसर के पास चले गए, 20 लोग इकट्ठा हुए किसी विधायक के पास चले गए, 50 इकट्ठा हुए किसी मंत्री के पास चले गए। तो भ्रष्टाचार तो कम हुआ है जब से भाजपा की सरकार रही है। कई घोटाले खुलकर सामने आए हैं जो कांग्रेस की सरकार में हुआ करते थे। मैम जब बीजेपी जाएगी ना तो जो दूसरी सरकार आएगी सेम यही पैटर्न देखने को मिलेगा हमें कि जब से दूसरी सरकार कोई आएगी बीजेपी के बाद, तो वो जब भी आए तो वो इतने ही घोटाले जितने ये इन्होंने भी कांग्रेस के खोल के रखे हैं, वो सरकार शायद इससे इनके दुगने खोल के रखेगी। बदलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घोटाले करने का या भ्रष्टाचार करने के तरीके में वो भी थोड़ा बहुत फर्क आता है। बाकी सब पैटर्न सारा यूं का यूं ही है। वो सेम कहते हैं, सारा सिस्टम, सारे कर्मचारी, सारा सब कुछ सब यूं का यूं ही है जी। अलग से कोई कुछ अपने घर से लेके नहीं आता। सरकार का कुछ ऐसा कुछ नहीं है अभी कोई बहुत मेजर फर्क है। आम आदमी की बात करने की बात कर रहे थे हम। आम आदमी की बेसिक सुविधाएं होती है, रहना, खाना, पीना, अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा उपचार मिल जाए। क्या लगता है इसमें कैसा ऑपरेशन, आप जो बात करें कैसा ऑपरेशन और क्या देख रहे हैं? कुछ बेटरमेंट है? बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं। अभी देखिए अमृता हॉस्पिटल खुला जिसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री के हाथों हुआ। लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े आईटी सेक्टर्स हमारे यहाँ बन रहे हैं और आईटी कम इंडस्ट्री जो है, अब देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बड़े बड़े एक्सपो लगते हैं। लगता है नहीं एक बड़ा कॉलेज भी हमारे पास है, ईएसआई खुल गया, तो नहीं कुछ दिखाई दे रहा। मैम मेरा मानना है कि यहाँ पे अमृता हॉस्पिटल खुला है, इसमें मैं इसको सरकार की उपलब्धि नहीं मानता हूँ। मैं इसको उस संस्था की उपलब्धि मानता हूँ जिन्होंने इस हॉस्पिटल को खोला है। अच्छा। वो साउथ से कोई अम्मा जी हैं वो, जिन्होंने और भी कई जगह खोले हैं। ठीक है। मैं इसको सरकार की उपलब्धि बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और उन्होंने भी यहाँ इसलिए खोला है कि यहाँ पे उनको पोटेंशियल दिखता है, ना कि इसलिए खोला है कि ये सरकार की किसी योजना में शामिल है। वरना जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो जिस जगह पे खुला हुआ है वहाँ ऑलरेडी इतनी सुविधाएं हैं हॉस्पिटल्स की, ये नहीं खुलता। ऐसा नहीं कि लोग मर रहे थे या कोई महामारी थी, इस हॉस्पिटल ने आके उस महामारी को कवर कर लिया है
या लोगों के जीवन स्तर को, स्वास्थ्य के जीवन स्तर को रत्ती पर भी फर्क नहीं आया। अगर अम्मा हॉस्पिटल हटा दो या रहे या ना रहे, मुझे नहीं लगता कि फरीदाबाद की कोई हेल्थी लाइफस्टाइल में कोई फर्क पड़ा हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे हॉस्पिटलों की अगर जरूरत है तो वहां पर जरूरत है जहां पर ये बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल या ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। इनकी यहाँ जरूरत ही नहीं थी। हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये तो सिर्फ वो वाली बात है, दिखावे वाली बात है। आप भरे हुए को तो भर मतलब रहे हो इसमें भी शून्य है। चलिए आगे की बात करते हैं, शिक्षा की बात करें। मेडिकल कॉलेज हमारे पास, मैम मेडिकल कॉलेज तो बाद में आता है और ये सब जगह हमारे यहाँ नहीं है। हम शुरू से जो बेसिक शिक्षा है ना हमारी, मैं तो उसको 100 में से हमारे यहाँ पहले 33% पे पासिंग मार्क होते थे और मैं इसको 10% से ऊपर मार्क्स नहीं देता हूँ। अच्छा 10%? मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल 100% फेल है, पर 10% वाली कहानी है। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ पर अच्छी हेल्थ वो सिर्फ अच्छा जो ट्रीटमेंट वो पैसे से मिलता है। बाकी सब ट्रीटमेंट जो सरकारी हैं या छोटे हैं वो सिर्फ काम चलाऊ हैं। और एजुकेशन में भी सेम क्या ऐसा ही जरूरत है? एजुकेशन में क्या बदलाव की जरूरत है? एजुकेशन की बात करें तो मैम देखो, एजुकेशन में क्या है कि हमें सरकार से मिल रही है, जो प्राइवेट लोगों ने बंदोबस्त कर रखे हैं उसमें सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। ठीक है। अब जो सरकार ने जो हमारे लिए व्यवस्थाएं की हुई हैं, हमारे अगर मैं सिर्फ एक अपने जिले फरीदाबाद की बात करूं तो हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल सरकारी है, उसकी तुलना में 20 प्राइवेट हॉस्पिटल की रेशो है। पहले सरकारी हॉस्पिटल ज्यादा हुआ करते थे। जब हमारे यहाँ सरकारें कभी बनी होंगी, जब देश आजाद हुआ होगा, तो हमारी डिपेंडेंसी सरकारी हॉस्पिटलों पे ही थी। और सरकारी हॉस्पिटलों ने आज इतनी तरक्की की है और प्राइवेटों ने इतनी तरक्की की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल तो एक सरकारी के पीछे 20 प्राइवेट हॉस्पिटल है मैम। चलिए अब बात करते हैं। देखिए बहुत सारी परेशानियां हैं लेकिन अच्छाइयां भी हैं। इंफ्रा की बात करें, बेहतर इंफ्रा है। आप नेशनल हाईवे देखेंगे जहां हमें घंटों लग जाते थे, कुछ मिनटों में आप पहुंच जाते हैं। हरिद्वार आप देखिए कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, मेरठ कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। मेट्रो की व्यवस्था देखिए कितनी बढ़िया हो चुकी है। अब तो कह रहे हैं पलवल तक मेट्रो है। पलवल तक तो मेट्रो मेरे हिसाब से अब तक चली जानी चाहिए थी। अच्छा हाँ, पलवल कोई गांव थोड़ी है, पलवल शहर है। आज से जो मुझे याद है करीब 15-20 साल पहले, 15 साल पहले शायद उसमें सेक्टर कट गए थे। उसमें सेक्टर वहाँ कट चुके थे पहले, और जब सेक्टर कट जाता है वो शहरी माना जाता है। हमारे यहाँ क्या है, हमें आदत पड़ गई है कि पहले पूरा शहर बचेगा, सब लोग वहाँ आ जाएंगे, उसके बाद फिर मेट्रो जैसी सुविधाएं बाद में दी जाएंगी। हम अपना घर बनाते हैं, उसमें किचन बाथरूम बेडरूम पहले बनाते हैं, या मैं पहले इसमें 2-4-10 साल जाके रहते हैं, उसके बाद कहते हैं भी अब तो मन लग गया, अब इसमें बेड भी डाल देते हैं, इसमें किचन भी बना देते हैं, इसमें बाथरूम भी बना देते हैं। ये तो मैम देखो, ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ, आप शायद वो कह रही भी कुछ तो मिल रहा है। मैम एक जन्म मिला है, एक जन्म में हम ये पेशेंस करके सब्र करके बैठ जाएं, चलो कुछ तो मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, ये हमारे ऊपर कोई दया नहीं हो रही है। हमें कोई मेट्रो मिली है, कोई फ्लाईओवर मिला है, ये हमारे ऊपर किसी का एहसान नहीं है। ये चीजें तो हम बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी। हमारे यहाँ क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पहले कोई पीछे महामारी आई थी, मुझे नहीं लगता शायद उससे कोई सबक लिया होगा। अब भी अचानक कोई महामारी आ जाए तो सरकार के फिर हाथ पैर फूलने हैं। हमारे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बनाया गया, सब सारे डिपार्टमेंट वही हैं। आप बता दो कोई नया डिपार्टमेंट को इसके लिए कोई जनरेट किया गया हो। वैसे वैक्सीन हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, सबको लग गई, टाइम ही लग गई, उल्टा हमने एक्सपोर्ट भी करी है वैक्सीन। मैम एक्सपोर्ट करी है, ये अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ हमारे देश की कोई भी उपलब्धि हो मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन हमारी जो शर्म है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, जितनी हम पॉपुलेशन हैं, इतनी देर में तो ये हो जाना चाहिए था। अब तक आजाद होने के 70 साल के बाद चाइना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम सिर्फ उस समय पे एक्सपोर्ट ना करें, हम तो कह रहे हैं 12 महीने रोजाना ही एक्सपोर्ट करें। हमारे यहाँ शायद कुछ कोई 1-2 दवाइयाँ ऐसी थी जो मुझे लगता है जो शायद बाहर बैन थी। ये जो कोरोना वाली बीमारी है, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कोई मेडिकल लाइन से नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है शायद कोई ऐसी मेडिसिन उसमें शायद लगती थी या उससे बनी हुई थी जो कोई बाहर बैन थी। वरना मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान ने कोई बहुत ज़्यादा कोई नई मेडिसिन का इजाद किया था। आप उसके गहराई में जाएंगे, शायद कोई ऐसी मेडिसिन होगी जो बाहर बैन होगी और इंडिया में शायद उसका बनती थी। अब भी पैरासीटामोल या इस तरह की बहुत सी दवाइयाँ हैं जो इंडिया में बैन है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और यहाँ बनती हैं। तो हम इतने लोगों ने मिलकर, ये तो ऐसे हो गया कि हमने, जैसे कि हम एक बड़ा गाँव है,
और हमारे गांव में पड़ोसी गांव में मिलके कोई हमने भंडारा किया, मान लीजिए, मैं तो इसको पॉजिटिव लेता हूँ कि ये पूरे देश में एक भंडारा हुआ एक तरह से। ये पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हुआ था, कोरोना का भंडारा हुआ था। तब हमने अपने लिए दवाई बनाई, भंडारा बनाया, खाना बनाया, तो हमने आसपास के गाँव को भी दे दिया। पर उपलब्धि तो है। नहीं, मैं इसे उपलब्धि, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, जहाँ इतने लेकिन लोग, इतने हम देखेंगे विदेश में लोग जो है मतलब कई साल आगे जी रहे हैं, उसके बावजूद भी वो शायद वैक्सीन नहीं बना पाए। लेकिन वैक्सीन नहीं बना पाए, लेकिन मेरा मानना है हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है ना, आप उसकी सारी कमियों को वैक्सीन की दवा से कंपनसेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अभी हमने एक वैक्सीन की दवा बना दी, अब भूल जाओ। पर हम कैपेबल तो है। कैपेबल तो मैम, इंसान जब वो कहते हैं जब पहला सांस लेता है ना, तब से कैपेबल हो जाता है। हम तो, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ 65% ऐसा कुछ बताते हैं कि युवा शक्ति है। हम 150 करोड़ लोग हैं, तो कैपेबिलिटी में तो कमी है ही नहीं। मेरे को आधा दर्द तो इस बात का कि हम कैपेबल हैं, हमारा यूज नहीं हो रहा। हम लोग सिर्फ सुबह उठने, खाने पीने, नहाने धोने, अपने काम पे जाने में, बुढ़े होके मर जाने के लिए बने हैं क्या खाली? हमारे में, मैं तो कहता हूँ, मेरा छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम है, मुझे तो ये मालूम है कि मेरे यहाँ जो लेबर का काम करता है ना, उसमें भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कल कोई कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ इतने अवसर नहीं है, मौके नहीं दिए, मौके नहीं दे जाते। और मौके जो हमने खुद मिलकर बना लिए। सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई ऐसे इस तरह के मौके या अवसर बना के देती है जिससे हम आगे तरक्की कर जाते हैं। मेरा मानना है मैम ऐसा है कि हमारी जो औद्योगिक क्रांतियां हैं हुई हैं, हम मान लेते हैं, हम उसको, मैं वैसे क्रांति नहीं है, मैं शब्द गलत बोल गया, जो भी औद्योगिक विकास हमारे यहाँ हुआ है, जो भी हमने तरक्की की है किसी भी फील्ड में की है, वो हमने एक बिलो एवरेज की है मैम। अच्छा, वो बिलो एवरेज है अभी? हाँ, बिलो एवरेज है। एवरेज भी नहीं कह सकते। नहीं, मैं नहीं कहता उसको एवरेज। उदाहरण के तौर पे चाइना है, चाइना कुछ ऐसा कर दे, मान लीजिए वो शी जिनपिंग का दिमाग घूम जाए किसी वजह से, जैसे कई बार डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग घूम जाता है ना, अभी इजराइल पे या इस पे, इराक पे, ईरान, जिस पे बम फेंक दो, वो कहते भी इंडिया को एक साल कुछ नहीं देंगे। मैम हमारे यहाँ हमें कोरोना वाली फील आ जाएगी। अच्छा, इतना घिरे हुए हम उस व्यवस्था से? मैम मुझे तो यूं लगता है कि शायद जो लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं ना, ये माचिस, कान में डालने वाला बर्ड्स, दांत से मैल निकालने वाला, वो कान खुजाने वाली चीजों पे भी हम चाइना पे डिपेंड है मैम। तो हम तो ये बना सकते हैं, उत्पाद कर सकते हैं इसका। तो मैम देखिए, वहां भी प्रकृति सेम है, यहाँ भी प्रकृति सेम है, पर हम कर नहीं रहे हैं। नहीं कर नहीं रहे, हमारे लिए वो सिस्टम खोला ही नहीं गया। अच्छा, वहां पे जितनी ट्रांसपेरेंसी है, जितनी लोगों को काम करने की आजादी, जितनी सुविधाएं हैं, वहाँ पे हडल नहीं है, वहाँ पे लाइसेंस सिस्टम शायद है ही नहीं। वहाँ के जो इंडस्ट्री लगाने के लिए, यहाँ के जो उद्योगपति का आप किसी का इंटरव्यू लीजिएगा, उससे पूछेगा भी वहाँ चाइना में काम करना कितना आसान है और हमारे यहाँ पे काम करना कितना आसान है। 1 और 10 का फर्क है मैम। क्या दिक्कतें आती है? देखिए मैम, मैं उद्योगपति नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ लोग इस तरह काम करने वाले हैं, हम उनसे सुनते हैं। हमारे यहाँ जो लाइसेंसिंग व्यवस्था है ना, हमारे यहाँ जो हडल है, हमारे यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग क्या मानते हैं कि हमें बिजली, हमारा जो एक इंसान का जो आमना सामना होता है, हम कहते हैं भी हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट है, पुलिस का हो गया, बिजली, सड़क, पानी, ये डिपार्टमेंट हो गए, हॉस्पिटल हो गया, हम शायद 10 एक डिपार्टमेंट गिना पाता है एक आदमी। किसी से पूछा जाएगा हमारे हरियाणा में कितने डिपार्टमेंट काम करते हैं, वो शायद 10 के नाम दे पाएगा आपको। लेकिन मेरा मानना है कि हरियाणा में करीब 100 के करीब आसपास विभाग हैं मैम। आप तो पढ़ी लिखी हैं, शहर में रहती हैं, बुद्धिजीवियों से मिलती हैं, मैं आपको भी बोलूं मैम, आप 15 विभाग के नाम बताओ, तो आप शायद 15 विभाग के नाम ही नहीं बता पाएंगी। 50 विभाग तो वो हैं जो हमारे मंत्रियों में बांटे जाते हैं। 50 विभाग, हमारा वास्ता पड़ना है मुश्किल से 10 विभागों में, 15 विभागों में पड़ जाएगा, 20 विभागों से हमारा पाला पड़ जाएगा। 50 विभाग तो हमारे मंत्रियों में बढ़ते हैं, और उसके अलावा आयोग बने हुए हैं, निगम बने हुए हैं, हमारे प्राधिकरण बना हुआ है, 50 वो हैं। 100 में उनको भी डिपार्टमेंट बना, तो 100 तो मैम डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे, जिसमें कर्मचारियां हैं। हमारा वास्ता 10-15 से पढ़ना है, पता नहीं वो 80-85 क्यों बना रखे हैं।